वैसे देखा जाए तो बहन के बाद अगर आपको कोई बहन जैसा प्यार दे सकती है तो वो है सिर्फ आपकी भाभी। ननद भाभी का रिश्ता खट्टी मीठी तकरार और ढेर सारे प्यार से भरा हुआ होता है। पर कई ननद भाभी के रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी मिसाल नहीं दी जा सकती, जिन्हें शायद बस कोसा जा सकता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था प्रिया और उसकी भाभी शीना का। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरा कमरा है, एक ही तो जगह है जहाँ मैं सुकून से 2 घड़ी बैठ सकती हूँ, वो भी आप मुझसे छीन रही हैं। देख प्रिया, मैं तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बड़ी बात है, समझी? लव अब बड़ा हो गया है, उसे कमरे की ज़रूरत है। तेरा क्या है, तू तो कहीं भी रह लेगी। रसोई में पंखा लगा हुआ है, रात को वहीं सो जाना, समझी? माँ, आप बुआ के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम दोनों इस कमरे में रह लेंगे। तू चुप कर, बड़ा आया बुआ की तरफदारी करने वाला। तुझे कहा ना अपना सामान यहाँ ला के रख दे, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? पर माँ, बुआ कहाँ रहेंगी? हम दोनों ये कमरा शेयर कर लेंगे। एक बार और बोला है ना तो खींच के तमाचा आ जाएगा तुझे। ये कमरा आज से तेरा है, सिर्फ तेरा हक है इस पर। इसे इस घर में रहने दे रहे, यही बड़ी बात है। मेरा बस चलता तो इसे इतने साल घर में भी नहीं रखती। आपने घर में रखा भी है तो जानवरों जैसा बर्ताव किया है मेरे साथ भाभी। जब तक मेरे माता पिता थे तब तक तो फिर भी आप मुझे सिर्फ गुस्सा करती थी। उसके बाद तो ना मुझे आज तक कभी पढ़ाई के लिए पैसे दिए और ना ही कुछ खरीदने के लिए। तो यहाँ कोई पैसों की नदी नहीं बह रही, समझी? जो गरीबों में बांटती फिरूं, जितना मिल रहा है उसमें रहना सीख ले। और कुछ नहीं तो मुझे किताबें खरीदने के लिए तो पैसे दे दीजिए भाभी, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। एक और खर्चा, अरे तेरे तो नखरे खत्म ही नहीं होते। ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इसमें जो लेना है ले ले, और कुछ नहीं मिलेगा तुझे। इन चंद पैसों में तो कुछ भी नहीं आएगा भाभी। तो पढ़ाई छोड़ दे, वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या करेगी पढ़ाई करके? पर भाभी, अब ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, चल जाके रसोई में खाना बना। शीना एक ऐसी औरत थी जिसने प्रिया पे काफी जुल्म किए थे। हालांकि प्रिया इस घर की बेटी थी, इसके बावजूद भी प्रिया को ना तो ठीक से खाना मिलता और ना ही उसकी कोई ज़रूरत पूरी की जाती। और दिन प्रतिदिन शीना के जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मेरी ननद है ना, वो आ जाएगी तेरे घर काम करने। वैसे भी यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तो तोड़ती रहती है। पक्का ना आ जाएगी? देख, पहले ही मुझे 2 काम वालियों ने मना कर दिया है। अगर तेरी ननद भी नहीं आई तो मेरी पार्टी रुक जाएगी। अरे मैंने कह दिया ना, आ जाएगी मतलब आ जाएगी। उसे घर से बाहर निकलना है ना। मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। चल ठीक है फिर, थैंक यू, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना ना मेरी पार्टी खराब हो जाती। अरे दोस्त होते किस लिए, तू चिंता मत कर, मेरी ननद शाम को तेरे घर आ जाएगी। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। शीना ने अपनी सहेली को कह दिया कि प्रिया उसके घर पार्टी का काम करने आ जाएगी, वो भी बिना प्रिया से पूछे। और अब वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसकी सहेली के घर जाए। भाभी, मैं किसी और की यहाँ पार्टी में काम करने कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी तू यहाँ करती ही क्या है, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है। इसी बहाने मेरी सहेली की मदद हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ये किताबें तुझे बहुत प्यारी है ना, अगर आज तू मेरी सहेली के घर नहीं गई तो मैं इन सब में आग लगा दूंगी। फिर करती रहना अपनी पढ़ाई, समझी? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत से ये किताबें खरीदी है और मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। मैं तैयार हूँ आपकी सहेली के घर काम करने के लिए। आ गई ना लाइन पे। और सुन, वो जो भी काम दे उसे चुपचाप करना, ज़्यादा ज़ुबान चलाई है ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। प्रिया को शीना की बात माननी ही पड़ी और वो अपने किताबों की खातिर इशिका के घर पार्टी में काम करने चली जाती है। अरे आ गई तुम। चलो अब ये सारा सामान टेबल पर लगाती जाओ। और सुनो, मेहमानों को केक भी दे आना, किसी भी मेहमान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रिया बड़ी मेहनत से पार्टी का काम करने लगती है। सबको नाश्ता देना, टेबल पर चीज़ें रखना, सबको पानी देना। वो बाहर से तो ये सब कर रही थी, लेकिन उसका मन अंदर से ये सब करते हुए टूट रहा था।
इसलिए वो रसोई में जाकर अकेले में रोने लगी। काश माँ और पापा जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भैया तो जैसे मुझे भूल ही गए। उन्हें तो बस भाभी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। वो जो कहती है उस पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेते। मेरी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया है और भाभी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। प्रिया अपने हालात पर आंसू बहा रही थी कि वहां अचानक एक लड़का आ जाता है जो बहुत ही बुरी नज़रों से प्रिया को घूर रहा था। प्लीज़ हटिए, मुझे जाने दीजिए बाहर। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे बाहर काम है। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, तुम पर मेरा दिल जो आ गया है। प्रिया अपने आप को बचाकर और रंजीत को धक्का देकर वहाँ से भाग आती है। घर आकर चुपचाप किचन में बैठकर रोने लगती है। सुबह जब उसकी भाभी को उसकी सहेली का फ़ोन आता है, कहाँ गई ये महारानी? क्या किया तूने? हाँ, तुझसे कहा था ना कुछ भी गड़बड़ मत करना। भाभी वो लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं खुद को बचा के यहाँ आई। तुझे पता भी है वो कौन है? वो इशिका का भाई था और तूने उसको ही नाराज कर दिया। बहुत बदतमीज था भाभी। अरे शुक्र कर तू उसे पसंद आ गई है। आज आ रहा है वो तेरा रिश्ता लेकर, समझी? और कुछ ढंग के कपड़े पहन ले। क्या रिश्ता लेकर? नहीं भाभी नहीं, मुझे नहीं करनी उस राक्षस से शादी, प्लीज भाभी। तुझसे पूछ कौन रहा है? इशिका मुझे इस शादी के 2 लाख रुपए दे रही है। वरना तुझ जैसी भंगार के कौन इतने रुपए देता। सुन, मैंने सौदा कर दिया है और अब तुझे उसी से शादी करनी होगी। प्रिया के लाख मिन्नतें करने के बाद भी शीना उसकी एक नहीं सुनती। उसने तो बस प्रिया का सौदा उस राक्षस के साथ कर दिया था, बिना ये सोचे कि उसके बाद प्रिया की जिंदगी का क्या होगा। देखिए रहे 2 लाख रुपए, आज से तेरी ननद मेरी भाई की हुई, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे क्या करना है उससे? मुझे मेरे पैसे मिल गए, बस बहुत है मेरे लिए। अब हम उसके साथ जो भी करेंगे तो बीच में तो नहीं आएगी ना? अरे मैं तो जानती भी नहीं ये प्रिया कौन है। ये हुई ना बात। प्रिया ने अपनी आंखों के सामने अपना सौदा होते हुए देखा और उस दिन उसका जैसे इंसानियत से विश्वास ही उठ चुका था। कहने को तो घर में शालू की माँ और 2 भाभियाँ थी, पर माँ और भाभी के होते हुए भी घर का सारा काम शालू को करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शालू ऑफिस लेट पहुंचती है। शालू, तुम आज भी ऑफिस लेट आई। इस महीने में ऐसा तुम्हारे साथ 4थी बार हो चुका है। माफ कर दीजिए सर, आगे से लेट नहीं आऊंगी। तुम्हारा हर बार का यही नाटक है, इसलिए अब तुम्हारा हाफ डे लगेगा। और एक बात, आगे से अब जब भी तुम लेट आओगी तो इसी तरह से तुम्हारा हाफ डे लगेगा। शालू अपने बॉस के सामने कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि कहीं ना कहीं गलती शालू की होती है। अब शालू चुपचाप अपने कैबिन में जाकर ऑफिस का काम करने लगती है। वो आज बहुत उदास थी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ये सब कुछ उसकी दोस्त पायल देख लेती है और शालू से कहती है, मैं जानती हूँ आज भी तो अपनी माँ और दोनों भाभीयों की वजह से लेट हुई है। छोड़ना यार। शालू, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तू उस घर की बेटी है, ना कि नौकरानी। पर तेरे घर वाले तेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जैसे तू उस घर की नौकरानी हो। ये तो कैसी बात कर रही है? भला अपने घर का काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बन जाता है। अरे शालू, तू घर का पूरा काम करके आती है, फिर घर जाकर दोबारा से सारा काम करती है। तेरे घर वाले एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी लड़की घर का और बाहर का दोनों ही काम कर रही है। और अगर कभी तू अपनी घर में सैलरी ना दे दे तो उसके लिए भी तेरी माँ और दोनों भाभियाँ तेरे ऊपर बरसने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पायल जैसा तू सोचती है। ये सब तो मेरे घर वाले मेरे लिए ही कर रहे हैं। पता नहीं कल को कैसा ससुराल मिले। मैं तो बेकार में तुझे समझा रही हूँ, सारी गलती तेरी है, जो तुझे करना है कर। इस तरह से पायल शालू से नाराज हो जाती है, पर बेचारी शालू करती भी तो क्या। अब शाम को शालू ऑफिस का काम खत्म करके घर जाती है। घर जाकर वो देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है, अब तक खाना भी नहीं बना। बेचारी थकी हारी शालू घर आती ही घर के कामों में लग जाती है। आ गई बेटा, आज आने में इतना लेट कैसे हो गया?
देख 8 बज चुके हैं, अब तक खाना भी नहीं बना। जानती है ना तेरे भैया भी घर आने वाले हैं, सब बहुत भूखे हैं। हाँ हाँ माँ, बस जा रही हूँ किचन में, पहले घर की साफ सफाई कर लूँ, पूरा घर फैला हुआ है। ये बताओ कि मेरी बेटी ही क्यों खाना बनाए? इस घर में 2 बहू और भी तो है, तारा और नैना। वो दोनों क्या करती है पूरा दिन? मेरी बेटी अभी अभी ऑफिस से थकी हारी घर आई है। शालू के पिता शालू का पक्ष लेकर अपनी बीवी से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां उसकी दोनों बहू आकर अपनी सास के साथ अपने ससुर से लड़ने लगती है। पिताजी, हम जानते हैं शालू इस घर की बेटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बेटी को सर पर चढ़ा कर रखा जाए। वैसे भी पिताजी, माँ जी ननद जी के साथ बिल्कुल सही करती हैं। आखिर कल को उन्हें अपना ससुराल भी तो संभालना होगा, और एक बेटी को तो घर का और बाहर का दोनों का काम करना पड़ता है। हमने भी तो अपने मायके में खूब काम किया है। मजाल है कि हमने भाभी को या माँ को कभी कुछ करने दिया हो। अच्छा, तो ये बात है। जैसा तुम्हारी भाभीियों ने तुम्हारे साथ मायके में किया, वही तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो। अरे आप जरा शांत रहिए, बेटी है, घर के काम काज करने तो आने चाहिए ना। और मैंने तो नहीं कहा आपकी बेटी को कि ऑफिस जाया करे, छोड़ देना ऑफिस। पापा आप रहने दीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी, और सब लोग सही तो कह रहे हैं। शालू के कहने पर शालू के पिता चुप हो जाते हैं, पर उन्हें बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शालू की भैया, भाभी और माँ सब मिलकर इसी तरह से शालू से काम करवाते हैं। शालू, घर की साफ सफाई हो जाए तो मेरे लिए थोड़ी चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना, और मेरे लिए ना कॉफ़ी बना देना। तारा के ही कमरे में हूँ मैं, वहीं लेकर आ जाना। और ये सब काम खत्म करने के बाद जल्दी से सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल देना बेटा, आज तेरी छुट्टी है ना। वैसे भी हफ्ते में कपड़े एक ही दिन तो धुलते हैं। शालू के घर वालों को शालू की ज़रा भी परवाह नहीं थी। अगर किसी दिन वो कोई काम ना करे तो घर में काम भी नहीं होता था। शालू के घर वाले पूरी तरह से शालू के ऊपर अब निर्भर हो चुके थे, पर यह सब कुछ शालू के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी को अपनी बीवी और बहू से बचाने के लिए उससे कहते हैं, बहुत हो गया शालू बेटी, अब तुझे और इस घर के नौकर बनकर नहीं रहना। तू इस घर की बेटी है, और तू जिस घर जाएगी उस घर में भी तुझे नौकर नहीं बनना। पापा पर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। अगर एक दिन मैं खाना ना बनाऊं तो घर वाले भूखे रह लेंगे, पर खुद बनाकर नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि ये लोग अपने कपड़े भी नहीं धोते। जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन मुझे इनके सारे कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है मेरे बच्चे क्योंकि तू इन सब का काम करती है, पर अब तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तेरे जाने के बाद इन सबको अक्ल आ सके कि अपना काम खुद करना कितना ज़रूरी होता है। पर मैं ऐसा क्या करूं पापा? अब शालू के पिता एक प्लान बनाते हैं और शालू को 1 महीने के लिए शहर से बाहर भेज देते हैं। जब ये बात घर वालों को पता चलती है कि शालू ऑफिस के किसी काम की वजह से 1 महीने के लिए शहर से बाहर चली गई है, तो सभी घर वालों के पसीने छूट जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब तो घर का सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। जब तक शालू नहीं आ जाती, क्या तब तक एक नौकरानी नहीं रख सकते? अरे नौकरानी रख लेते हैं। अरे क्या ज़रूरत थी उसे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाने की? शालू के पिता ने उसे बहुत छूट दे रखी है। आने दो 1 महीने बाद, तब बताती हूँ उसे। और एक बात बहू, घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। हम 3 औरतें हैं, घर में काम ही कितने होते हैं? 1 ही महीने की तो बात है, सारा काम यूं हो जाएगा। इस तरह से शालू की माँ घर में कोई नौकरानी नहीं रखती और खुद ही घर के कामों को करने का फैसला लेती है। शालू को गए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि शालू की दोनों भाभियों की हालत खराब हो चुकी थी। अब उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस वजह से अकेले ही शालू की माँ को घर के काम करने पड़ते हैं। शालू के जाने के बाद शालू की माँ को एहसास होता है कि शालू कितना काम करती थी। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि एक नौकरानी रखी लूँ। घर में काम कुछ ज़्यादा ही होता है, नहीं? पता नहीं मेरी बेटी अकेले सब कुछ कैसे संभालती थी। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने शालू के साथ हमेशा नौकरों की तरह व्यवहार किया।
शालू को गए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और हमारी ये हालत हो गई कि हमें एक नौकरानी रखनी पड़ रही है। हमें शालू से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे तो बस शालू के आने का इंतज़ार है ताकि मैं उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूं। अब से मैं बिना शालू को परेशान नहीं करूंगी, बल्कि घर के कामों में उसकी मदद करवाऊंगी। इस तरह से घर के सभी लोगों को शालू के ना रहने पर उसकी कमी खलती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि कैसे शालू अपने ही घर की नौकरानी बन चुकी थी। बहुत जल्द शालू घर आ जाती है और घर में नौकर देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं शालू की माँ और उसकी दोनों भाभी शालू से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। ननद का घूंघट। अरे ओ हीरोइन, लेकिन वेकिन ना अपने मायके में कर, यहाँ मेरे सामने नहीं। तुझे आज के आज सारे काम करने होंगे। कुछ ही दिनों में दिवाली आ रही है, घर में इतने सारे मेहमान आएंगे। और हाँ, अपनी शक्ल अपने घूंघट में छुपाए रखना, समझी? जी जी माँ जी। चल अब यहाँ मूर्ति बनकर खड़ी मत रह, जाकर मेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय बना कर ला, और वो भी इलायची डालकर। और सुनो, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। और मेरे कमरे में पंखों पर बहुत धूल हो गई है, उसे भी साफ कर देना। उसके बाद मेरी गाड़ी धो देना। ये है गौरी की कहानी, जिसके ससुराल वाले उससे खूब बुरी तरह पेश आते और हमेशा अत्याचार करते रहते और सख्त और कठोर नियम कायदे बनाते और गौरी को 24 घंटे घूंघट में रहने के लिए कहते। गौरी घर में एक नौकरानी की तरह ही रहती। उससे उसकी सास ससुर राजेश्वरी और पवनलाल किसी भी फंक्शन या फैसले में शामिल नहीं करते और उसका पति ऋषि भी अपने माँ बाप के डर से कुछ नहीं कह पाता। एक रोज, बहू, अरे आ गौरी बहू, अरे कानों में रुई डाल के बैठ गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? गौरी बहू, कमाल है। राजेश्वरी जब गौरी के कमरे में जाती है तब वो देखती है कि गौरी तो बिना घूंघट ओढ़े सोई है। ये देखकर राजेश्वरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्ला पड़ती है, गौरी बहू! गौरी एकदम से घबरा कर उठ जाती है और फटाफट से अपना घूंघट ओढ़ लेती है। माँ जी, माफ़ कीजिएगा, वो ना दरअसल पता ही नहीं चला कब आँख लगी। मुझे ना बुखार आया है। ज्यादा ही नाटक बढ़ते जा रहे तेरे दिन ब दिन। अपनी हद में रह और घर के नियम कायदों की लक्ष्मण रेखा को पार मत करियो, वरना देख लेना ऐसी सुताए करूंगी कि जीवन भर निशान नहीं मिटेंगे। चल जा, छत पर जाकर मिर्च और पापड़ सुखा दे, तो खैर अपने आप चला जाएगा। बेचारी गौरी बुखार से तपते हुए भी काम करती है। रात तक तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और उसकी ताकत कम होने के कारण वो रोटियां बेल नहीं पाती। तभी राजेश्वरी आती है और गुस्से से गौरी के हाथ से बेलन छीन लेती है। बहुत ड्रामे चल रहे हैं ना तेरे। 8 बज गए लेकिन तेरी रोटी अब तक नहीं पकी है? ये ले, ये ले। माँ जी मत मारिए मुझे, मत मारिए। तभी वहां पर पवनलाल भी आ जाते हैं। और मारो राजेश्वरी से, ठीक से काम करने को नहीं हो रहा है इससे आजकल, बड़ा नखरे कर रही है। बाद में जब ऋषि घर आता है तब गौरी उससे अपनी चोट के निशान छुपाती है। ऐसे ही राजेश्वरी और पवनलाल गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते ही रहते हैं। 10 मिनट से बाहर गई है, अभी तक नहीं लौटी। आने दो इसे, आज तो ये गई। एक तो आपका शर्ट जला दिया इस्त्री से और अब खुद बाहर सैर सपाटा करने गई है। आने तो दो। बिल्कुल राजेश्वरी, आज तो मजा चखा ही देना। जब गौरी वापस लौटती है तब राजेश्वरी गरम इस्त्री गौरी के हाथ पर लगाते हुए उसे चटका देती है। माँ जी, मेरा हाथ। एक तो मेरा शर्ट जला दिया, वो भी पूरे 1000 रुपए वाला, और अभी बाहर सैर करने चली गई थी। बता कहाँ गई थी तो? ज्यादा पर निकल आया है ना तेरा। माँ जी, मैं तो पापा जी की गोलियां लेने गई थी और ये शर्ट मैंने नहीं जलाया, ये तो लॉन्ड्री से ही जल के आया है। लॉन्ड्री वाले ने तो इसके पैसे भी दे दिए हैं माफी के तौर पर।
राजेश्वरी और पवनलाल दोनों भी चुप रह जाते हैं। थोड़े दिनों बाद गौरी के मायके में उसकी माँ हेमा का जन्मदिन होता है, जिसके लिए वो अपने मायके जाती है। राजेश्वरी क्लेश करती है, लेकिन फिर भी गौरी के मायके वालों के फोन्स आने लगते हैं और उसे ना चाहते हुए भी गौरी को भेजना पड़ता है। गौरी का परिवार अमीर होता है, जिसके कारण राजेश्वरी उनके सामने अपनी नहीं चला पाती। मायके में भाभी सुहानी गौरी को बहुत प्यार देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। गौरी, ये लो तुम्हारा फेवरेट मलाई कोफ्ता, पेट भर के खाना। थैंक यू भाभी। गौरी अपने मायके में खुली सांस लेकर जीती है, घूंघट भी नहीं ओढ़ती। भाई कुशल, पिता राम प्रसाद भी बहुत प्यार करते गौरी से। फिर बाद में जब सुहानी गौरी के हाथ पर और पैर पर चोट के निशान देखती है, तब वो घबरा जाती है और उसे शक हो जाता है। गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले या नंदोई जी तुम्हें मारते हैं क्या? क्या? गौरी बेटा, ये सब क्या है? क्या ये सच है बेटा? गौरी बोलो ना, ये इतनी सारी चोटें कैसे लगी तुम्हें? ये निशान कैसे है गौरी? तुम्हारे ससुराल में तुम पर जुर्म होता है क्या बेटा? बोलो बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। गौरी रो पड़ती है और रोते रोते सबको सच बता देती है, जिसके बाद सुहानी को बहुत गुस्सा आता है और वो तय करती है कि अब वो अपनी ननद का बदला लेकर रहेगी। और वो घूंघट ओढ़कर गौरी की जगह उसके ससुराल पहुंच जाती है। घर में राजेश्वरी और पवनलाल होते हैं, क्योंकि ऋषि काम के सिलसिले में बाहर गया था। मेरी ननद के साथ अत्याचार किया है ना इन लोगों ने, अब देखना कैसे बढ़िया सबक सिखाती हूँ इन लोगों को। गौरी के हर एक आंसू, हर एक चोट का हिसाब चुकाना होगा इन दोनों को अब। अरे आनास बेटे, चल ना, एक ही जगह पर खड़े रहकर जमीन में धंस जाने का इरादा है क्या? बात कर ली मौज मस्ती, अब ससुराल में आ गई है बच्चों। अब ये तेरा ससुराल नहीं, जेल है, जेल। याद है ना कि भूल गई? सुहानी धीरे धीरे अपने कदम राजेश्वरी की ओर बढ़ाने लगती है और फिर उसका हाथ मरोड़ देती है। ओ मेरा हाथ! गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? पवनलाल सुहानी के पास आ ही रहा होता है कि सुहानी चालाकी से फर्श पर दिया गिरा देती है और दिया के तेल से पवनलाल का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ओ, मर गया रे! तेरी तो हो गई। अभी रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। राजेश्वरी रसोई से बेलन लाती है और उससे सुहानी को मारने जाती है कि तभी सुहानी राजेश्वरी के पैरों के नीचे की रजाई खींच लेती है और राजेश्वरी भी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से बेलन छूट जाता है और हवा में घूमकर उल्टा होकर राजेश्वरी के सर पर ही गिरता है। नहीं! सुहानी घर के बाहर जाकर एक डिब्बा लाती है और उसे खोलती है तो उसमें से चूहे निकलते हैं और वो उन चूहों को जमीन पर छोड़ देती है। नहीं नहीं, बचाओ, चूहा बचाओ। अरे मुझे चूहों से डर लगता है, बचाओ। बचाओ, मर गए, बचाओ कोई! सुहानी गौरी की आवाज में बोलती है। करोगी और परेशान? बोलो। इतने में वहां पर ऋषि आ जाता है और वो सारे चूहों को भगा देता है। गौरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की? देखो कितने कांप रहे दोनों, कितना दर्द हो रहा है उन्हें, कितनी चोट आई है। कौन सी बहू ऐसा करती है अपने सास ससुर के साथ? हाँ? तभी सुहानी अपना घूंघट उठाती है और तीनों भी सुहानी को देखकर चौंक जाते हैं। ननद के घूंघट में उसकी भाभी? ये तो गौरी बहू की भाभी है, सुहानी। अब सुहानी, तुम गौरी की जगह पर? बिल्कुल सही कहा आपने नंदोई जी। कौन सी बहू ऐसा करती है? कौन सी बहू है जो अपने सास ससुर से पिटे और चुपचाप सब कुछ सहती रहे, बिना कुछ कहे घुट घुट कर तिल तिल करके जिए? पर आपकी बीवी है ना ऐसी पागल। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि गौरी पर क्या बीत रही है।
आपके माँ बाप ने उसे इतना मारा है कि बाहर से और अंदर से दोनों तरह से वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसके मन पे, शरीर पे न जाने कितनी चोटें हैं। और आप यहाँ पर अपने इन हैवान माँ बाप की साइड ले रहे हो। ऋषि की आंखें खुल जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है। वो गौरी के पास जाता है और गौरी से और बाकी सबसे माफ़ी मांगता है और फिर गौरी के साथ अलग घर में रहने लगता है। गौरी, मुझे माफ कर दो। आज तक मेरी वजह से तुम्हें सिर्फ दर्द सहने मिला है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज के बाद मैं तुम पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी। बस अगर आपका साथ यूं ही रहे तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। ऋषि गौरी की अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करता है और उसे जितना दर्द मिला उससे कई कई गुना ज़्यादा प्यार और स्नेह देता है।